नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सभी लोग जानते हो, आपका 24 फरवरी को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मोस्ट प्रश्न करवा रही हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% आपका यहीं से पेपर बनेगा। ये मैंने आपको 3 वीडियो करवाऊंगी, तीनों में मैंने 13 प्रश्न करवाए हैं मोस्ट, और इन्हीं 30 या 35 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। और इसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप करवा दिए हैं, और उनको भी देख लेना। और कल मैंने एक वीडियो डाली, उसको जरूर देखना। इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखना, फिर इसको देखना, और एक और वीडियो आएगी उसको देखना। और 23 फरवरी के लिए आप सभी लोग तैयार रहना, क्योंकि उस दिन तो कुछ खास ही होने वाला है। तो चलो आज क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 14। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसमें क्या पूछा है और अपन को क्या निकालना है? बस आपने ये प्रमेय ए और एक ये दो, मैं आपको 2 ही प्रमेय करवाऊंगी चैप्टर 10 में से। इन दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय आ जाएगी, चूरा और स्केल। ये दोनों में से आपकी एक प्रमेय आ जाएगी ब्रो। नहीं होगा, ये दोनों प्रमेय में से ही आपकी प्रमेय आ जाएगी एक। तो देखो शुरुआत करते हैं प्रश्न की बस। तो क्या दिया हुआ है उसमें? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के। तो पहला क्या बनाएंगे? फिर वृत्त बनाएंगे। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। स्पर्श रेखाएं कैसी हैं? समांतर। तो इस पर क्या खींचेंगे अपन? 2 स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे। कितनी? 2। तो 1 और 1 या 2 क्या? 2। अब क्या करेंगे? इनको नाम दे देंगे। तो ये क्या है? x, और ये क्या है? इसको दे देंगे y, इसको दे देंगे p, और इसको क्या दे देंगे? q। समांतर रेखाएं खींची गई है। इसके एक क्या डाल देंगे इस पे? जीवा। क्या? लाइन खींचो। इसको नाम दे देंगे क्या? a, और इसको क्या दे देंगे? b। और बीच में यहाँ पर क्या होता है? वृत्त के बीच में क्या होता है? o, केंद्र। क्या होता है? केंद्र। अब देखो, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये अपन ने ये बनाया है ना चित्र, उसको ही लिख लेना है। क्या? उसको ही लिख देना है कि अपन ने यहाँ पर क्या क्या बनाया है। तो लिखेंगे क्या? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपन ने क्या क्या माना है। आप इसी में से पूरा उतार सकते हो। क्या? माना ओ वृत्त का केंद्र है। लिखो माना ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है, इतना से लिख दिया। ओ वृत्त का केंद्र है। और ये क्या है? सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा और ए स्पर्श रेखा। तो क्या लिखेंगे? और ये क्या है? ए बी व्यास। तो लिखेंगे ए और बी व्यास है। ए बी व्यास है। ए बी व्यास है। ठीक है, क्या लिख दिया? ए बी व्यास है। जो बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, जो ये बिंदु ए है ना, ये बिंदु क्या है? ये यहाँ पर ए, इस बिंदु ए पर स्पर्श रेखा क्या है? एक्स और वाई। और बिंदु बी पर स्पर्श रेखा क्या है? पी और क्यू। तो बस अपन इतना सही लिखेंगे कि बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है एक्स और वाई। देखो, बिंदु ए पर स्पर्श रेखाएं हैं। कौन सी स्पर्श रेखाएं मुझे बता। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, बस जो ये डायग्राम बनाया है ना, उसी में से मैं आपको सब कुछ लिख के बताऊंगी। क्या? जो बिंदु ए है ना, उसी पे स्पर्श रेखा कौन सी है? एक एक्स और एक वाई है। तो सिर्फ अपन को कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या करना है? एक्स वाई लिख देंगे। अब यहाँ पर बिंदु क्या है? बी, और इस पे स्पर्श रेखा क्या है? पी और क्यू। देखो, बिंदु बी पर स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? P और Q है। ठीक है, सब कुछ लिख लिया जो अपन ने माना। अब क्या करेंगे? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करेंगे? देखो, क्या पूछा है? 2 खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों समांतर है। ये दोनों जो स्पर्श रेखा खींची गई है ना, वो क्या पूछ रहे हैं? दोनों समांतर है, वो बराबर की दूरी पर है। तो बस वही सिद्ध करना है। देखो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? तो एक्स वाई सर्वांशम है किसके? पी और क्यू के। यही तो सिद्ध करना है, जो एक्स और वाई है ना, जो सर्वांशम पी क्यू के है या नहीं है। इधर लिख दो कोष्टक में, समांतर
समांतर है या नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति, इसकी उपपत्ति क्या है बताओ। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है ना वो क्या है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या पर लंब है। लिखो, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन, कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। क्या इतना सही लिखा है, क्या लंब है। तो ओ ए लंब है एक्स और वाई पे। जो ओ और ए है ना वो क्या है, एक्स और वाई पे लंब है। और क्या लिखेंगे, तथा ओ भी लंब है किस पर, पी क्यू पे। ओ भी लंब है पी क्यू पे। इतना सही अपन ने लिखा है और इतना सही यहाँ पर भी लिखा है, बस इतना सही करना है। देखो इसी में से मैंने आपको इतना सारा सॉल्व करवा दिया है, बस इसको ध्यान में रखना। और तो आपके फ्री के नंबर मिलेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे, यहां देखो क्या लिखेंगे, यहां कोण, कोण देखो, कोण एक कौन सा कोण बन रहा है, ओ ए और एक्स। कौन सा कोण है, कोण ओ ए एक्स। ओ ए एक्स बराबर कोण ओ बी क्यू के। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ये और ये और ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण समान हो तो क्या लिख देंगे, आप क्या जानते हो, लिखेंगे हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण, हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण, हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण समान हो तो क्या हो, समान हो तो, समान हो तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं भी कैसी होंगी, समांतर हो तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं भी समांतर हैं। रेखाएं भी कैसी हैं, समांतर है। इतना सा लिख दिया, देखो लिख दिया। तो अब क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण समान हो तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं भी कैसी होंगी, ये स्पर्श रेखाएं भी कैसी होंगी, समांतर। तो इतना सही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो एक्स वाई समांतर है क्या के, पी और क्यू के। इधर क्या लिख दोगे, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अगर आप यहाँ पर आंसर की जगह ऐसे लिखोगे ना, सिद्ध हुआ प्रमेय में, तो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी एक प्रमेय क्या हो गई, सिद्ध हो गई। देखो आपको इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया ना, बस ये बनाया है। और इस ये बनाने के बाद जो इसमें बनाया है उतना सा अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको ध्यान से देखना, ये दोनों प्रमेय है ना, इन दोनों प्रमेय में से आपके एग्जाम में आएगी 100%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। क्या पूछ रहा है, लंब होती हैं। तो देखो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर, एक क्या माने बना लिया, एक वृत्त बना लिया। अब इस पे क्या बना लेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को नाम दे देंगे क्या, एक्स, इसको नाम दे देंगे क्या, वाई। बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक त्रिज्या है
त्रिज्या, इसको क्या मान लेंगे, ओ। ओ, इसको क्या नाम दे देंगे, पी। बनेगा वृत्त त्रिज्या पर लंब होती है तो क्या लिखेंगे, बस इसमें भी वही लिखेंगे कि आपने क्या माना है, माना ओ वृत्त का केंद्र है। लिखो माना, माना ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। और क्या क्या है यहाँ पर देखो, जिस पर ओ वृत्त का केंद्र है, जिस पर एक्स और वाई क्या है, स्पर्श रेखा, तो उसको लिखो माना ओ वृत्त का केंद्र है जिस पर एक्स और वाई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। यही पूछ रहा है क्या, ये इतना सही है क्या, जिस पर एक्स और वाई क्या है, स्पर्श रेखा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है क्या, कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या ज्ञात करना है, जो त्रिज्या है ना स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लिखो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। क्या पूछा है कि त्रिज्या है ना, जो त्रिज्या जो स्पर्श रेखा दी है उस पर क्या है, लंब होती है या नहीं होती है। वृत्त के बाहर अपन क्या मान लेंगे, एक बिंदु मान लेंगे, एक बिंदु, ये वृत्त के बाहर, इसको क्या नाम दे देंगे, क्यू। देखो अपन किसी कुछ भी हो, मतलब अपना घर हो या कुछ भी हो, ऐसे ये क्या है, मान के चलो ये हमारा क्या है, घर, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर एक घर का दरवाजा, यहाँ पर घर का दरवाजा। अगर आप घर के दरवाजे की लंबाई ऐसे मापोगे, सीधे में मापोगे, और अगर एसी की दरवाजे की लंबाई ऐसे मापोगे, तो मुझे ये बताओ इसमें कौन सी लंबाई ज्यादा होगी, ऐसे जो तिरछे में मापेंगे वो, या लंबाई में मापोगे वो, तो कौन सी ज्यादा होगी, जो तिरछे में मापेंगे वो लंबाई ज्यादा होगी ना। तो वो यही पूछ रहा है क्या, कि इसकी लंबाई ज्यादा है या इसकी। तो बस इसमें सॉल्व क्या करना है, इतना सही करना है, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ अपन ना, ठीक है। क्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु क्या मान लिया है, वृत्त मान लिया है, तो लिखेंगे वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर एक बिंदु क्यू मान लेते हैं। क्या लिखोगे, लिखो वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर एक बिंदु क्या माना है, एक बिंदु क्यू मानते हैं, क्यू मानते हैं। जो कि अपन ने क्या कर लिया, मान लिया, ये मान लिया ना। अभी यही पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि इसके लिए ऐसा चिन्ह बनाते हैं, चूंकि के लिए, ठीक है। क्या ओ और क्यू बड़ा है किससे, ओ और पी से। क्या पूछा है, जैसे देखो ये क्या है, ओ और पी, और ये क्या है, ओ और क्यू। तो इससे तो क्या पूछा है, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो देखो ये त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या की लंबाई ज्यादा है, या जो अपन ने क्यू बिंदु माना है उसकी लंबाई ज्यादा है। तो लिखेंगे चूंकि ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। क्या लिखेंगे, ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, ये चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लिखो ओ क्यू और ओ पी क्या है, त्रिज्या। ओ क्यू बड़ा है किससे, त्रिज्या से। इतना ही तो लिखा है। अब क्या लिख देंगे, देखो यदि हम यहाँ पर चाहे, अब तो ये क्या मान लिया अपन ने, थीटा सा लग रहा है, ये क्या मान लिया है, क्यू मान लिया है। अगर अपन क्यू की जगह कुछ भी मान लेते, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते, पी क्यू ए बी चाहे कुछ भी, फिर भी क्या होती यहाँ पर ये बिंदु क्या होता, बड़ा ही होता। तो बस इतना सा अब यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि हम स्पर्श रेखा पर कोई भी, देखो यदि हम स्पर्श रेखा पर कोई अन्य बिंदु भी मान ले, पर कोई
अन्य बिंदु भी मान ले, बिंदु भी, अन्य बिंदु भी मान ले, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी पर ही होगी, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी पर ही, सबसे कम दूरी पर ही होगी, ठीक है, होगी। चाहे अपन यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर तो अपन ने क्यू माना है, क्यू की जगह यहाँ पर ऐसा बना लेते, ऐसा, इसकी जगह आर मान सकते थे, एस मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, फिर भी क्या होता है यहाँ पर मान ले, तब भी त्रिज्या सबसे कम दूरी पर ही होगी। तो लिखेंगे अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, लिखेंगे अतः, इस सब कुछ लिखना एक शब्द, अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, रेखा पर लंब है, ये आपका सिद्ध हुआ, लिख दो इधर, सिद्ध हुआ, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, क्या जो अपन ने ये जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार ये डायग्राम बनाया है। डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ इसमें क्या पूछा है, थोड़ी सी बात क्या पूछा है, भले इतनी बड़ी थ्योरम लिखी है अपन ने, बस इसमें पूछा क्या है कि त्रिज्या बड़ी है या ये, बस इतना सा ही पूछा है। तो अपन ने क्या किया है, डायग्राम बना के वो मान लिया है, सिर्फ बाद में क्या लिख दिया, एकदम स्पर्श रेखा पर क्यू बिंदु न मानते हुए अगर अन्य कोई बिंदु भी मान लेते ना तो भी क्या होती, त्रिज्या की दूरी सबसे कम होती। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो आपके दोनों प्रमेय सिद्ध हो गए, इन्हीं में से आपकी प्रमेय एक आपको परीक्षा में मिली रखी मिलेगी। अब ऐसे इसको करते हैं, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक क्या बनाएंगे, वृत्त, वृत्त में देखो क्या दिया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र, यहां से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, वृत्त पर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितनी है, ये सब कुछ बनाना आप पेपर में, कितनी है ये, 4 सेंटीमीटर। अब इनको नाम दे देंगे, क्या, इसको नाम दे दो ए, बिंदु ए से इसको नाम दे दो क्या, पी, और इसको दे दो ओ। अपन को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, क्या ज्ञात करना है अपन को, त्रिज्या, ठीक है। तो क्या बन गया है ये, त्रिभुज, क्या बन गया है, त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे, हल लिखो, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से सभी को पता है ना क्या होता है, तो देखो क्या, AO का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर, AP का A और O का स्क्वायर और A और P का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, प्लस कोष्टक में O और P का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो रखो A और O कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर A और P कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस O और P अपन को ज्ञात करना है। OP क्या है, त्रिज्या, यहाँ पर क्या लिख दो, R लिख दो स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये 16 को इधर ला की जाएगी, यहाँ पर माइनस के 16 बराबर क्या, R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर को इधर ला बराबर 25 में से 16 जाएगी, तो यहाँ पर कितनी बचेंगे, 9, कितने बचे, 9। R बराबर इसमें से वो इसका घटाएं कितने का बनेगा, 9 का। तो त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा इसका आंसर है। अब सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिखो क्या दिया हुआ है, कोष्टक में x प्लस के 1 कोष्टक बंद स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस के 3। जांच कीजिए क्या या द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये अपन को क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण है
या नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या x प्लस के 1, ये क्या कौन सा फॉर्मूला हो रहेगा, एक कोष्टक में प्लस की और प्लस की। तो देखो क्या करेंगे, लिखो इसको, क्या करेंगे, इसको तोड़ लो। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के क्या 1, ठीक है, बराबर। अब इसका इससे गुणा कर दो, तो 2 का x से करोगे तो क्या आ गई 2x, ये माइनस, और 2 का 3 से करोगे तो कितनी आ गई यहाँ पर 6। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, ये काय की है जी 2x काय की है प्लस की, तो इसका पंचांतर करेंगे या इस साइड लाएंगे तो ये काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 2x, माइनस के क्या 2x प्लस के 1, ये काय की है माइनस की, इस साइड लाए तो काय की हो जाएगी प्लस के 6 बराबर क्या 0। अब देखो ये काय की है प्लस की और ये काय की है माइनस की, तो इससे ये क्या हुआ कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 6 और ये कितनी 7, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो लिख देंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। इतना सही इसका क्या है आंसर है। नंबर 18 क्या दिया है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है, इनके बीच की दूरी। देखो 1 2 3 बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है x, पहले तो इनको मान लेते हैं x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान। तो चलो पहले इनको मानते हैं, पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या मानेंगे, ये x1 का मान है और ये क्या है y1 का मान, ऐसे ये x2 का मान है और ये क्या है y2 का मान, ठीक है, इतना सा मान लिया। अब ये क्या पूछ रहा है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी। तो देखो इसमें फॉर्मूला याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है, तो देखो यहीं से फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, जो पहले तो अपन ने x1 और y1 के मान मान लिए, फिर क्या मान लिया x2 और y2 का मान मान लिया। अब देखो यहीं से मैं फॉर्मूला कैसे बनाती हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से x2 में से क्या हटा देंगे, घटाना करते हो ना, जब घटाना करते टाइम जब कम संख्या में से अपन ज्यादा संख्या को नहीं घटा सकते, वैसे क्या यहाँ पर भी क्या नहीं कर सकते, घटा सकते। तो क्या करेंगे इसमें, जो x2 माइनस के x1, ठीक है। अब लिखो क्या y2 माइनस के y1, या ऐसा समझो, कुछ भी समझ लो इसको, या ऐसे जो बड़ा भाई होता है घर में तो पहले चलता है हर एक काम में, तो वैसे ही समझ लो क्या x2, फिर इसके बाद क्या चला ये छोटा वाला भाई क्या माइनस के x1, ऐसे यहाँ पर y2 माइनस के y1, ऐसे समझ लो। इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझो और कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा खेल खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे, रखो। तो x2 कितना है, देखो कितना है माइनस के 1, ये क्या लगी है बीच में क्या माइनस, और x1 का मान कितना है माइनस के 5, a माइनस और a माइनस क्या है प्लस के कितने 5। अब इस पर क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, इन दोनों पर भी क्या चढ़ा है स्क्वायर, प्लस कोष्टक में y2 का मान कितना है 3, ये क्या है माइनस, और y1 का मान कितना है 7, ठीक है। इस पर क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, चढ़ा दिया बराबर। अब देखो क्या ये माइनस की बने और ये प्लस की कितने है 5, तो प्लस के 5 में से जब माइनस के बन जाए तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 में से 3 गई तो कितनी बची 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस इस 4 का भी स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया। अब 16 जोड़ो कितना 32, लिख दिया 32, 16 कितना 32। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणा 16 लिखो इसको, 4 रूट में कितना 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे मात्रक को लिखना मत भूलना, मात्रक आपको जरूर लिखना है। तो बस इतना से इसका आंसर है। अपन ने इसमें कुछ नहीं किया और फॉर्मूला भी अपन ने यहाँ पर रटा नहीं किया, कॉन्सेप्ट के साथ सीखा है। क्या मैंने अभी आपको बताया था, बस फॉर्मूला लगाने के बाद इनके मार रख दिए और आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरे नंबर वाले को करते हैं, तो इनमें क्या मानेंगे x1 के मान और क्या मानेंगे y1 के मान। तो एक आएगा x1 का, एक आएगा y1 का,
एक आएगा x2 का और एक आएगा y2 का। ठीक है, तो बीच की दूरी का भाई क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का क्या स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, बस इनके क्या कर देंगे, मान रख देंगे जो अपन ने माने x1 का और y1 का। तो देखो यहाँ पर x2 कितना है, x2 कितना है यहाँ पर 4, तो 4 ये क्या है माइनस x1 का मान कितना है 2, तो 2 इस पे क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3 इस पे क्या चढ़ा दिया स्क्वायर चढ़ा दिया बराबर। अब क्या करेंगे भाई स्टेप क्या घटाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 2, कितनी बचेगी 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गई तो कितनी बची 2, तो यहाँ पर भी क्या चढ़ाएंगे 2 का स्क्वायर। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को जोड़ो कितनी 8 बराबर 8 बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, ये है मात्रक। बस इतना सही इसका भी आंसर आ गया, इसमें भी अपन ने कुछ नहीं करना पड़ा। देखो अगर आप अच्छे से समझते जाओगे ना तो सब कुछ कर लोगे। अगर आप पहले से यार मान लोगे हमसे नहीं होगा, मैथ तो हमें आना ही नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, पहले से सब्जेक्ट हो या कोई व्यक्ति हो, अगर किसी के बारे में हमने पहले से ये सोच लिया कि ये तो हमें हमारी तरफ से बुराई है, हमारा बुराई करता है, तो आपका भले वो अच्छा काम कर रहा हो आपके लिए, फिर भी वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर से ये डर निकाल दो कि हमें मैथ नहीं आएगा, बल्कि ये लाओ क्या कि हमें आएगा और हम ही करेंगे। क्या करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब आप मैथ का रिवीजन कर लोगे ना तो आप मैथ में सबसे बेस्ट दोगे। और मैथ की एक सबसे खास आदत है क्या, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बदलता। ऐसे जी के जीएस पढ़ोगे तो उसमें डेट बदल जाएगी, सन बदल जाता है, अगर प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, बट मैथ में कोई कुछ नहीं बदलेगा। जो मेथड है वही चल रही है और वही चलेंगी। जब बस इसको एक बार अच्छे से करने की तैयारी कर लो, बस क्या करेंगे इसको ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें भी क्या मानेंगे x1 और y1 के मान। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं x1 का मान, इसको क्या मान लेंगे y1 का मान, इसको मान लेंगे x2 का मान और इसको मान लेंगे y2 का मान। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को भी लाइक कर लो और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो या क्लास आती जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो रूट कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में क्या y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे जो इतना सा माना है वो ये फॉर्मूला लगाया है ना, उसका अपन क्या रख देंगे मान रख देंगे। क्या रख देंगे मान रख देंगे। तो रखो इसका मान क्या होता है, x2 कितनी है 36 और ये क्या है माइनस, और x1 कितनी है 0, तो इसका स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 कितनी है 15 माइनस y1 कितनी है 0, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो जब 36 में से 0 जाएगी तो कितनी बचेगी 36। किसी भी चीज में से 0 को हटा लो क्या बचता है वही की वही संख्या। तो 36 में से 0 गए तो कितना बचा 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गए तो 15 का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर आता है किसी को कमेंट करके बताओ मुझे 36 का स्क्वायर कितना होता है। 36 का स्क्वायर होगा 1521 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है 225। आपको मैं किसी दिन आपको किसी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी और आपको हर एक संख्या के वर्ग स्क्वायर निकालना सिखाऊंगी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ दो 1521 और 225, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, जोड़ो 1521 और कितनी 225, जोड़ो 5 1 6 2 2 4 5 और 2 7 और 1 कितना 1740, 1740। तो 1740 को क्या रखेंगे अपन रूट 39 स्क्वायर, इस पे से स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कितना आएगा 39। इतना सही बस इसका क्या है आंसर है। अब ऐसे इस प्रश्न को करेंगे। इसमें क्या है बहुलक ज्ञात कीजिए।
क्या है बहुलक। बहुलक से एक प्रश्न हर साल आता है, हर साल, क्योंकि इस प्रश्न में मतलब बहुलक तो पूछा ही पूछा जाता है। तो बहुलक में क्या करना है आपको, भले आप प्रश्न रट लेते हो, ये रट लो, तो मैं तो सबसे मेन बात आपसे यही कहूंगी, प्रश्न को रटने से मतलब रट लेते हैं रटने वाले बच्चों, ठीक है रट रहे हैं, पर आप रटने से ज्यादा विधि मेथड सीखने पर ध्यान दोगे ना तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर एग्जामिनर संख्या भी चेंज कर देगा, इधर की उधर कर देगा, उधर कर देगा, ऐसा करता है अक्सर, तो आप जब आपको मेथड आती होगी ना पूरा बहुलक मेथड निकालना, तो आपके लिए चाहे कुछ भी मैथ में पूरी की पूरी संख्या इधर से उधर कर दे या उधर से इधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या आना चाहिए, मेथड। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि हमेशा मेथड पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें बहुलक में, क्या है इसमें जो एक क्या है वर्ग दिया है, क्या है बारंबारता दी है। जो बारंबारता दी है ना उसमें अपन क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या दी रहती है उसी को क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी है, 61, तो 61 को क्या कर लो, अंडरलाइन। अब जो अंडरलाइन करिए ना उस संख्या को क्या मानते हैं, f1 का मान, और जस्ट ऊपर क्या ऐसे 0 1 2, ये क्या है इस संख्या अपन ने क्या कर ली, अंडरलाइन, तो इसी को क्या मान लिया, f1 का मान। इसके ऊपर क्या मान लेते हैं, जस्ट f0 का मान। इसके नीचे क्या मान लेते हैं, f2 का मान। तो जैसे f0 f1 और f2 क्रम से चल रही है ना, तो देखो इसको क्या मान लेंगे, f0, और इसको क्या मान लेंगे, f2 मान लिया। और देखो ये इसको क्या मानते हैं, न्यूनतम सीमा, ये क्या है, तो इसकी L का मान कितना है, 60, f0 कितनी है, 52, f1 कितना दिया हुआ है, 61, f2 कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। अब काय की कमी है, ध्यान से देखो काय की कमी है, अभी h की, काय की ये कमी है, h की। तो आपको पता है h कैसे निकालते हैं, जो वर्ग दिया रहता है ना उसमें जितने का अंतर चलता है उसी को क्या मानते हैं, h मान लेते हैं। तो इसमें कितने का चल रहा है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कितने का चल रहा है इनमें अंतर, 20 का। तो h का मान कितना मान लेंगे, h बराबर कितनी है, 20, 20 मान लिया। अब क्या लगाएंगे, बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस कोष्टक में f1 माइनस के f0 बटे में क्या 2f1 माइनस के f0 माइनस के क्या f2, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी आपको यहीं से बन जाएगा। कैसे, जो अपन ने ये मान निकाले हैं ना उसी का क्या, बस इतना सा याद रखना है क्या, f1 माइनस के f0 बटे में क्या रख देते हैं, 2f1 माइनस के f0 माइनस के 2, ठीक है। और क्या लगा देते हैं यहाँ पर इंटू h। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर इनके मान रख देंगे। तो L कितना है, 60 प्लस कोष्टक में f1 कितना है, 52 माइनस के f0 कितना है, 61, ठीक है। अब 2 इंटू f1 कितना है, 52 माइनस के f0 कितना है, 61, और माइनस के f2 कितना है, 38, मान रख दिए। अब इंटू h कितनी है, 20, इन दोनों को क्या अंतर। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। क्या करेंगे, 60 प्लस कोष्टक 61 में से जब 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 9। अब क्या करेंगे, 52 का गुणा करेंगे कितने से, 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 10, 61 ओस f0 f1 ये मान उल्टे सीधे रखे, देखो मान रखेंगे क्या, f1 और f0 क्या 2f1 माइनस के f0। तो देखो 60 प्लस कोष्टक में f1 कितना है, 61 माइनस f0 कितना है, 52, बस मान इधर के उधर रख दी थी, अब सही रखेंगे। 2 इंटू f1 कितना है, 61 माइनस f0 कितना है, 52 माइनस f2 कितना है, 38, क्या है 38, इंटू s कितना है, 20, अंतर है इनका। अब घटाओ, 60 प्लस 61 में से जब कितने 52 जाए तो कितने बचेंगे, 9। अब इसका गुणा करो 61 का, तो 2 एकम 2, 2 छक्की 12, कितना 122, ये क्या माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 52 और 38 को जोड़ेंगे तो कितनी आ गई यहाँ पर 90 इंटू क्या 20, इंटू 20 देखो 60 प्लस इसका गुणा करो तो कितनी 180 9 दूनी 18, कितनी 180, 122 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 32, कितने बचेंगे 32। अब 32 का इसमें भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा 5.625, इतनी बार गया बराबर। तो 60 प्लस
5.625। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65.625। देखो दशमलव के बाद आप भले 3 संख्या लिखो या 2 संख्या लिखो, इससे कोई दशमलव भले 1 संख्या लिखो तो भी सही है। तो इसका इतना सब इससे क्या आ गया आंसर। अब ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें जो नीचे संख्या दी रहती है ना, इसका इस साइड गुणा करते हैं, ऊपर का नीचे गुणा करते हैं। तो 2 का क्या करेंगे ऊपर, ऊपर की संख्या क्या करेंगे नीचे, गुणा कर लो। 2 का करो कितने से 3 से, 2 एकम 2 6 2 6, तो 6x प्लस के 4 का 2 से 2 का करो 4 से तो कितना 8y बराबर, इसका इससे करो तो कितना 20। 3 का करो तो 6x माइनस के 6y बराबर कितनी 6। अब यहाँ पर लाइन खींच दो और क्या लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। अब देखो यहाँ ज्यादा कंफ्यूज होती है तो लोग क्या करेंगे, तो देखो ऊपर के चिन्हों को नहीं देखते हैं, काय के चिन्हों को देखते हैं हमेशा, नीचे के चिन्हों को माइनस एक आएगी या माइनस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस की। चाहे ऊपर माइनस की हो प्लस की हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमें क्या कौन सी संख्या देखनी है नीचे की, तो एक आएगी या माइनस की, तो एक आएगी आ जाएगी प्लस की, ये माइनस की। तो आज से ये कैंसिल, इनको जोड़ो 8 और 6 कितने 14 भाई बराबर, जब 20 में से 6 जाएगी तो कितने बचेंगे 14। ठीक है, y बराबर 14 और बटे में क्या 14, तो 14 से 14 कटेगी कितनी बार 14 एक 14। तो यहाँ पर y का मान कितना निकल के आ गया 1 निकल के आया। अभी अपन को काय का मान निकालना है x का, काय का निकालेंगे x का। तो x का मान कैसे निकालते हैं, जो y का मान दिया निकाला है ना उसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण नंबर 1 को उतारो, कितना है 3x प्लस के 4y बराबर कितना 10। लिखो 3x प्लस के 4, y का मान कितना 1, तो 1 बराबर कितनी 10। तो 3x बराबर 4 एकम 4 और एक है कि 10, तो 10 इस साइड इसको इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी माइनस की 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 जाएंगे तो कितनी बचेगी 6, कितनी बची 6 बची यहाँ पर 6। देखो तो 3x बराबर कितनी बची 6, तो x बराबर 6 और 3 का बन जाएगी 6 के नीचे में, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आ गया 2 और y का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर 1। x और y के दोनों के मान निकाल दिए कितने 2 और 1। ठीक है, इसमें भी अपन को कुछ नहीं करना पड़ा, आप आप देखते जाओगे और बस रिवीजन कर लेना। बस आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों चारों वीडियो को 3 वीडियो डालूंगी बस मैं 3, ओनली आपने 3 वीडियो के प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए ना तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं प्रश्न नंबर 1। क्या दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है इसमें, द्विघात समीकरण के अपन को क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। तो किससे करना है ज्ञात, गुणनखंड विधि से। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 2 से करो तो कितनी 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12। तो अपन को क्या करने हैं, यहाँ पर 12 के ऐसे खंड करने हैं, जो 12 है ना ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने घटाने पर कितनी आए 1 आए और गुणा करने पर कितनी आए 12 आए। तो इसके खंड बताओ, इसके खंड कितने होंगे इसके खंड कितने होंगे 12 के बताओ। तो एक तो क्या होंगे प्लस के 4x और क्या होंगे माइनस के 3x। अब देखो ऐसे प्लस के 4x में से माइनस के 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे 1 आ गया जो बीच का मान, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आ गया 12। तो देखो गुणा करने पे 12 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है 1। तो इसके खंड कितने, ये दोनों खंड कैसे है सही है। अब क्या करेंगे रखेंगे तो 2x स्क्वायर, ये x को ना लिखते हुए काय को लिखेंगे, दोनों खंड किए है ना उनको, प्लस 4x माइनस के 3
और माइनस के क्या 6 बराबर 0। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर संख्या कॉमन लेंगे इनमें से। तो कॉमन क्या चीज ली जाती है, जो दोनों जगह एक सी संख्या होती है ना, वो एक चीज क्या ली जाती है, कॉमन ली जाती है। तो देखो इनमें यहाँ दो जगह कौन सी है, तो यहाँ पर तो एक क्या है 2 है और एक क्या है x है। तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस के, क्या बचा यहाँ पर x प्लस के 2। यहाँ से कॉमन क्या आ गया माइनस के 3। यहाँ पर क्या बचा x प्लस के 2। ठीक है, देखो और यहाँ पर इस जो इस कोष्टक में आया ना, प्लस का माइनस का जो भी है वही इस कोष्टक में आया। यहाँ पर यहाँ चाहे माइनस हो प्लस हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें कैसे इस कोष्टक में। अब इस कोष्टक को इन दोनों संख्याओं को एक कोष्टक में रखो और इन दोनों संख्याओं को एक कोष्टक में रखो। 3 बराबर क्या 0, x प्लस के 2 बराबर 0 कोमा 2x माइनस के 3 बराबर क्या 0 है। अब जो प्लस का दिया रहता है उसको काय में चेंज करते हैं माइनस में, जो माइनस का दिया रहता है उसको काय में चेंज करते हैं प्लस में। तो 2 है ना, वो काय में दिए प्लस में, तो इसको काय में करेंगे माइनस के 2x 3 काय की माइनस की, तो प्लस के करेंगे। ठीक है, तो x बराबर माइनस के 2 कोमा x बराबर 3 बटे में कितनी 2। तो ये दोनों इसके खंड कौन से हैं, एक माइनस के 2 और एक 3 बटे 2। अब ऐसे ही इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0, 10 बराबर 0। इसका गुणा करो तो कितनी 10, कितना है, कितने इसके खंड कितने हुए 10 हुए, इसके खंड कितने हुए 10। अब 10 के ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए, और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। तो बताओ इसके कितने खंड होंगे, तो कितने माइनस के 5x और क्या प्लस के 2x। तो देखो माइनस के 5x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो कितनी बचेगी 3x, और 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो कितनी आ गई 10। तो घटाने पर भी संख्या आ रही है और गुणा करने पर भी आ रही है। तो इसके खंड कितने हैं माइनस के 5 और प्लस के 2। अब रखो एक्स स्क्वायर 3x को ना लिखते हुए जो दोनों खंड की है उनको लिखेंगे क्या, माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या है इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लिया जाता है, जो दोनों जगह एक जैसी संख्या हो। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 5, तो यहाँ से क्या आएगी एक x, क्या बचा x माइनस के 5। अब यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस के 5 बराबर 0। x माइनस के 5 एक कोष्टक में और x प्लस के 2 एक कोष्टक में बराबर 0। x माइनस के 5 बराबर 0 कॉमा x प्लस के 2 बराबर क्या 0 रख दिया। अब अगला स्टेप क्या, जो माइनस में दिया रहता है उसको प्लस में चेंज करते हैं, जो प्लस में दिया रहता है उसको माइनस में चेंज करते हैं। तो ये काय में दिया है माइनस में, तो इसको प्लस में चेंज करो। ये काय में दिया है प्लस में, तो इसको माइनस में चेंज करो। तो इसका क्या है प्लस के 5 और माइनस के 2। ये वाला प्रश्न एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कईयों बार। ठीक है, अब ऐसे ही इसको सॉल्व करें। क्या 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 बराबर क्या 0। सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या दिया हुआ है, पहले इसका गुणा करो 6 दूनी 12, 12 के ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर कितनी आए 1। तो इसके क्या खंड होंगे प्लस के 3x और माइनस के क्या 4x रखो। तो x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 4x माइनस के 2 बराबर क्या 0। इनमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लिया जाता है, जो दोनों जगह एक सी संख्या हो। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉमन 3 और क्या x, तो अंदर क्या बचा x माइनस के x प्लस के 2। अब बताओ यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कितनी है 4x माइनस के 2, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस के 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस के 2 बराबर 0। x प्लस के 2 बराबर 0 एक कोष्टक में
और ये एक कोष्टक में 3x माइनस के 2 बराबर एक कोष्टक में। अब क्या करेंगे, x प्लस के 2 बराबर 0, 3x माइनस के 2 बराबर 0। ये काय के प्लस की तो माइनस में चेंज करेंगे। 3x एक काय की है अरे ये कॉमन गलत ले लिया। देखो इसको कॉमन लेंगे, क्या यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3x अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6 तो 2x और प्लस के क्या 1। यहाँ से कॉमन लेंगे कितनी आ गई 2, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस के क्या 1 बराबर 0। अब सही है, क्या बचा 3x 2x प्लस के 1 माइनस के 2x बराबर 0। हाँ अब सही है, लिखो इसको 2x प्लस के 1 एक कोष्टक में और 3x माइनस के 2 एक कोष्टक में बराबर 0। तो 2x प्लस के 1 बराबर 0, 3x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, जो प्लस में दिया होता है उसको काय में चेंज करोगे माइनस में, जो माइनस में दिया होता है उसको काय में करोगे प्लस में। तो ये काय में 2x प्लस में, तो इसको बराबर ले जाएंगे तो माइनस के बाद 3x बराबर क्या 2, x बराबर क्या माइनस के 1/2, x बराबर क्या 2/3। तो इसके खंड कितने हुए माइनस के 1/2 और x बराबर क्या 2/3। ऐसे इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न नंबर 22, इसमें क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का विवेक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण में मैंने आपको 3 शर्त बताई थी, तीनों शर्त याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछी जाती है आप लोगों को। तो देखो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले अपन वर्ग समीकरण से तुलना कर देंगे। तो वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, तो वर्ग समीकरण क्या होता है से तुलना क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है माइनस के 6, c का मान कितना है 3। अब क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है तो क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब मान रखो इसके b का मान कितना है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है 3। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस इनका सभी का गुणा करो, 4 एकम 4 12, 12 एकम 12 5 12 3 36। तो d बराबर कितना आ गया 0। अब आपको पता होना चाहिए जब d बराबर 0 आता है तो शर्त कौन सी लगती है, कौन सी शर्त लगती है, इसका वास्तविक हल है। क्या लगाएंगे, अतः वास्तविक हल है, वास्तविक हल है, ये इसका आपका आंसर है। ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 3 बराबर 0। वर्ग समीकरण से क्या करेंगे इसकी तुलना। तो क्या होता है वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का मान कितना दिया हुआ है 2, b का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 4, c का मान कितना है 3। सूत्र लगाओ, क्या d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, b का मान कितना है 4 तो माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस के इनका सभी का क्या कर लेंगे, चार का स्क्वायर कितना होता है 16। अब सभी का इनका क्या करेंगे गुणा। तो करो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 अनुशूल 24। तो यहाँ पर 24 में से क्या करेंगे 16 घटाएंगे, 24 में से 16
घटाएंगे तो क्या आई, माइनस के 8। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस के 8। जब माइनस में आता है तो शर्त कौन सी लगती है, क्या लिखेंगे, 0 आएगा तो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक हल लिख दिया है, क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल्य है। और अगर जी आ गया तो क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल्य नहीं है, लिखेंगे समीकरण के मूल्य वास्तविक नहीं है। देखो वास्तविक वास्तविक कैसे लिखते हैं, वास्तविक मूल्य नहीं है, आंसर इतना आंसर। अब ऐसे इसको करते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, 3x² माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4। तो इसकी भी वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है माइनस के 4 रूट 3, c का मान कितना है 4। सूत्र लगाओ, क्या d बराबर b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac मान रख दो। तो b का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 4 रूट 3, इसका क्या स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4 दिया है। देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको क्या स्क्वायर लगाए ना इसके ऊपर, तो अपन किस कैसे लिख सकते हैं, 4 रूट 3 इंटू क्या माइनस के 4 रूट 3। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 16 रूट 3, क्या 16 रूट 3, वो इनका गुणा करेंगे तो 16 इंटू इनका और इनका गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा 3, तो 16 तिया 48, 16 तिया क्या 48। तो यहाँ पर लिखो क्या 48, डी बराबर 48 माइनस इनका गुणा कर लो, 4 एकम 4 16, 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48, इसमें से इसको घटाओ तो डी बराबर कितना आ गया 0। तो मूल्य कैसे होंगे, इसका मूल्य वास्तविक है, अतः मूल्य वास्तविक है। बस इतना सही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 23 की क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो शिखर की चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाया है जो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो 28 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से बना क्या उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री का। तो चिमनी की ऊंचाई अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो माना चिमनी की ऊंचाई क्या है h, क्या माना है चिमनी की ऊंचाई को पूरी की पूरी को h, तो लिखेंगे माना चिमनी की ऊंचाई h है, चिमनी की ऊंचाई क्या है h है, h है। अभी अपन को क्या सॉल्व करना है, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या AB बटे में क्या BC, तो AB बटे में क्या B और C। तो tan 45 का मान कितना है पता है ना सभी को, मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद करवाई थी, वो भी गानों के साथ। अगर आपने गाने याद कर लिया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल और ये पूरे मान आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना है 1, कितना है 1 बराबर AB कितना है, AB कितना है h माइनस के 1.5 BC कितना है 28.5। अब क्या करेंगे, इनका त्रिक गुणा कर लेंगे, इसका इधर और इसका इधर। तो करो h बराबर कितनी 1.5 बराबर क्या 28.5, ठीक है। h माइनस के इसका गुणा करेंगे तो h माइनस के 1.5 बराबर क्या 28.5, तो h बराबर 28.5, ये काय की है माइनस की, काय की है माइनस की।
तो इधर जाएगी तो काय की आ जाएगी प्लस के 1.5। अब 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा जोड़ के 30। कितना 30, तो 30 मीटर यही आंसर है इसका। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। अब ऐसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इस प्रश्न को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्या दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm है, इसका व्यास कितना है 5 mm। तो एक ये क्या है अपना कैप्सूल, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है अर्धगोला। तो बनाएंगे क्या, इस साइड भी और इस साइड भी क्या लगा हुआ है अर्धगोला। इसकी पूरी की लंबाई कितनी है 14 mm, यहां से यहां तक। इसका व्यास कितना है 5 mm, 5 mm दिया है, 5 mm दिया है ना। देखो अर्धगोले का व्यास और काय का दोनों, ये क्या है बेलन, बेलन पे क्या लगे हुए हैं दोनों तरफ अर्धगोले। तो पहले तो क्या लिखेंगे व्यास काय का अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है 5 mm, 5 mm। इसमें से आर कैसे निकालते हैं 5/2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ये पूरी इसकी क्या दी हुई है लंबाई, काहे की ये पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है, बट दोनों तरफ क्या लगा हुआ है अर्धगोला। तो बेलन की क्या निकालेंगे अपन h, ऊंचाई या क्या निकालेंगे h। तो बराबर क्या करेंगे, इसकी आर कितनी है, आर कितनी है 5/2। ठीक है, अब h निकालेंगे कैसे, तो 14 माइनस के 2 और क्या आर। तो 14 माइनस के 2 इंटू आर कितनी है 5/2, 2 से 2 कैंसिल। h बराबर 14 में से 5 गए तो कितने 9, कितने 9। अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर काय का निकालेंगे, इसमें अर्धगोले का और काय का अर्धगोले का और इसका। तो निकालो अर्धगोले का CS है, बेलन का CS है और काय का अर्धगोले का CS है। बेलन का वक्र पृष्ठ CS है प्लस 2 इंटू क्या अर्धगोले का क्या CS है, CSA। इनका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH प्लस 2πRH प्लस 2 अर्धगोले का क्या होगा इंटू R, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह क्या है 2 है और पाई है, यहाँ पर भी क्या है 2 है और पाई है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 पाई आर क्या ले लें कॉमन ले लिए। अब क्या बचा h प्लस के 2 बची और यहाँ पर क्या बचा r बची। ठीक है, इतना सा बचा। अब क्या करें इनके मान रख देंगे। तो 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7। इस प्रश्न में दिया नहीं है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करो। अगर प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तो अपन काय का ही प्रयोग करेंगे 22/7 इंटू आर कितनी है 5/2 कोष्टक h कितनी है 9 प्लस 2 इंटू आर कितना है 5/2। देखो क्या करें काटो, जो कट रहा है उसको काटो, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल। तो 22 पंजे 110, 110 के बटे में कितने 7 इंटू 9 और 14 सॉरी 9 और 5 कितने हो गए 14। इसको काटो 7 दूनी 14, इसका इससे गुणा कर दो 0 2 एकम 2 2 एकम 2 mm स्क्वायर कितना 2 से 20 mm स्क्वायर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 2 से 20 mm स्क्वायर। अब ऐसे इसको ज्ञात करें, क्या दिया हुआ है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है उसको कितनी बार फेंका जाता है एक बार। तो पहले तो क्या लिखोगे, एक जो पासा होता है उसमें कुल अंक कितने होते हैं 6। तो पासे को फेंकने पर कुल अंक कितने होंगे, देखो पासे को फेंकने पर तो पूरे कुल कितने होते हैं उसमें अंक,
तो कितने, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने, कुल कितना पढ़ना, 6। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, दो और छह के बीच की संख्या। तो पहले को ही सॉल्व करेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या बराबर क्या होता है, विषम संख्या इसमें कितनी है, 1 3 और 5, 1 3 और कितनी, 5, टोटल कितनी है, 1 2 और 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, बराबर लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n पुस्तक में e बटे में क्या, n और क्या s, बराबर नाम मार रखो। तो कितना, 3 और टोटल कितनी है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बराबर कितना आ गया, 1/2, 1/2 आया। अभी क्या पूछ रहा है, सम संख्या, ऐसे क्या पूछा है, सम संख्या। तो इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, पहला दूसरा क्या, सम संख्या, सम संख्या कितनी है, 2 4 और 6। तो सम भी कितनी है, 3। तो लगा n कोष्टक में e, n और क्या s, मान रख दो, कितना है, 3 बटे में कितनी, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका आंसर भी कितना आया, 1/2। अभी क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या, और क्या पूछा है इसने, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो 2 3 और कौन सी, 5। तो ए भी कितनी है, 3। लगाओ n कोष्टक में e बटे में क्या, n कोष्टक में क्या s, बराबर देखो 3 और टोटल कितनी है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना, 1/2, कितना आया, 1/2। देखो इसमें आपको 4 दे दिए, अपर पेपर में आपको ये चारों नहीं दिए जाएंगे या 1 पूछेगा इसमें से या 2 पूछेगा। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 2 और 6 के बीच में संख्या, 2 और 6 के बीच में। तो आप बताओ इसमें 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 2 और 6 के बीच में कितनी है, 3 4 और 5, 3 4 5। तो कितनी है, यहाँ पर भी 3। तो लगाओ क्या, n कोष्टक में e, n और क्या s, बराबर तो 3 बटे कितनी, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी कितना निकल के आएगा, 1/2। अब देखो एक बात याद रखना, अगर एक पासे को फेंकने की आपसे बोला जाए पेपर में, और आपसे इनमें से कोई भी पूछे, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकती हो, क्या सम हो, विषम हो, भाज्य हो, या 2 या 6 के बीच में कोई संख्या पूछ लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2। क्या होगा, 1/2। ठीक है, अब ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 26, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई अपन को क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है, कितना है ये, बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु की, ये कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर। इसको नाम दे दो ए, बी और क्या दे दो, सी। इस कोण कितने का बनना है, 30 डिग्री का। तो अपन क्या करेंगे, देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या, tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री क्या, ए बी बटे में क्या, बी और सी। tan या ऐसे अपन सोचते हो ना कि कैसे आप लोग मान लेते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करने का, क्या करोगे, लाल बटे कक्का की ट्रिक याद कर ली तो ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है, जो मैंने आपको साइड में जो मान याद करवाए हैं ना, गाने के साथ उनको जरूर कर लेना, मैंने पिछली क्लासों में वीडियो डाल रखी है। क्या, tan 30। तो यहाँ पर tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3 बराबर ए भी कितना है, इसको h मान लिया, तो h बी सी कितना है, 30। अब क्या करेंगे, इनका त्रिक गुणा कर देंगे, तो करो इसका, तो √3 h बराबर कितनी, 30, h बराबर 30 बटे में क्या, √3 आ गया। अब इसमें क्या कर लेंगे, परमीकरण कर देंगे, तो
√3 का ऊपर गुणा और √3 का क्या नीचे गुणा। तो करो इसका इसका गुणा करेंगे तो कितनी आ गई 30 √3। इसका इसका गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 से काटो इसको कितनी बार 10 बार। आंसर कितना आएगा 10√3। आंसर कितना आएगा 10√3। क्या पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 10√3। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही प्यारा सा कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।